स्टेट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि अब अभी तक हमने जाना कि कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, तो उस पार्टिकल का क्या कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने लिखा है, उसको आप देखिएगा, एक एक करके हम समझते हैं। मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, इसको तो पहले ही हम लोग समझ लिए हैं ब्राउनियन मोशन के थ्रू। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, यानी कि इवन यू कैन नॉट सी विथ द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कितना छोटा हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इसको एक एक करके स्टेप समझेंगे कि आखिर कैसे मूविंग होता है पार्टिकल उसका। तो आइए अब हम समझते हैं। सेकेंड पॉइंट मेरा कह रहा था कि द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, उसका कुछ मैं डिटेल्स लिखा हूँ। इट कैन नॉट इवन बी सीन यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी इसको नहीं समझा जा सकता है और नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। वे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन फ्यू ड्रॉप ऑफ डिटॉल आर मिक्सड विथ वाटर, होल वाटर गिव्स द स्मेल ऑफ डिटॉल, यानी कि आप एक घर में ग्लास लीजिएगा और ग्लास में पूरा फुल ग्लास एक पानी से भर दीजिएगा, वाटर से, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, और उसमें एक ड्रॉप डिटॉल को आप जब उसमें इंसर्ट करेंगे यानी डालेंगे, तो आपका थोड़ा देर बाद सारा वाटर का टेस्ट डिटॉल की तरह हो जाएगा। इट मीन्स ये पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, यानी कि मैटर का जो पार्टिकल होता है बहुत ही छोटा होता है। एक ड्रॉप डिटॉल में कितना ढेर सारा पार्टिकल था छोटा छोटा कि पूरा में स्प्रेड हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट की। एक एक देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 0.05 ग्राम ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट, वाटर की बूंद 0.005 ग्राम, यानी कि इतना ग्राम वाटर का बूंद कंटेन 10 टू द पावर 21 पार्टिकल, यानी कि उतना बड़ा पार्टिकल कंटेन करता है एक ड्रॉपलेट में, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ता, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई पड़ता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये मेरा थर्ड पॉइंट है, यानी कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्पेस होते हैं, ठीक है। अब स्पेस का मतलब क्या कि कुछ स्पेस अपने पास रखते हैं, जैसे कि आप पैंट पहनते होंगे, पैंट में आपको कुछ स्पेस दिया हुआ रहता है पॉकेट की तरह, कुछ लीजिएगा और उसमें रख लीजिएगा, यानी कि कुछ सामान अट सकता है उसमें। ऐसे ही बात करते हैं, इसके पास भी, पार्टिकल के पास भी कुछ स्पेस होता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसको दूसरा पार्टिकल के डालने पे वो अपने स्पेस में उसको रख लेता है। इसका एक एग्जांपल समझेंगे, बहुत आपके घर पे ही बहुत शानदार एग्जांपल है, आप घर पे इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। व्हेन वी मेक शुगर सॉल्यूशन, शुगर का जब सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे चीनी पानी डालते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अब आगे थोड़ा सा एक फिगर में इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं, दो कंटेनर लगा हुआ है, एक कंटेनर में आप पानी को फिल कर दीजिए, यानी कि पानी भरा हुआ है, उसमें छोटा छोटा वाटर शुगर का पार्टिकल को आप ऐड कीजिए, ठीक है। जब ऐड करते हैं तो एक पहले सबसे पहले इसको मार्कअप कर दीजिए, यहाँ पे कुछ लेवल बना दीजिए कि इतना वाटर था, मार्क कर दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिएगा कि जैसे ही शुगर पार्टिकल को ऐड कीजिएगा तो थोड़ा सबसे स्टार्टिंग में कुछ वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि इतना थोड़ा सा बढ़ सकता है, इतना पे आ जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा देर बाद उसको डिजॉल्व होने के बाद जब ऑब्जर्व कीजिएगा तो फिर से देखिएगा कि वाटर का जो मार्क पहले आप किए थे सेम उतना ही पे आ गया, यानी कि कोई वाटर का लेवल में चेंजिंग नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो आप शुगर पार्टिकल डाले थे तो फिर वो गया कहाँ, इससे ही पता चला हमको कि यानी कि जितने भी हमारे वाटर का पार्टिकल होते हैं या फिर इस मैटर में जो भी पार्टिकल है, मैटर का जो भी पार्टिकल होता है उसके पास कुछ स्पेस होता है, और उसी स्पेस को किसी चीज़ पे यानी डिजॉल्विंग चीज़ डालने पे वो अपने में उसको डिजॉल्व कर लेता है, यानी अपने में घुलनशील बना लेता है। इसीलिए थोड़ा देर बाद हमको पता चला कि वाटर का लेवल भी नहीं बढ़ाया, चीनी भी घुल गया, ठीक है। तो इससे ही पता चला कि पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, यानी कि उसके बीच में थोड़ा कुछ ना कुछ स्पेस होता है, वहीं शुगर पार्टिकल आया होगा और इसी स्पेस में बैठ गया होगा, ठीक है, और आपको मार्क वहीं का वहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। अब मेरा फोर्थ पॉइंट क्या है समझते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये कैसे हो सकता है कि अपने आप मूविंग करते रहे, यानी कि हमेशा। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको डेली लाइफ में हम बताते हैं कि कैसे मूव करता है।
आप कभी कभी एकदम सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में आप अपने विंडोज़ के पास, खिड़की के पास खड़े हो जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ से जब सनलाइट आ रहा होता है आपके घर में, तो कुछ डस्ट पार्टिकल उस सनलाइट पे मूविंग करते हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं, एकदम ऐसे ऐसे रैंडमली भाग रहे होते हैं। तो उससे क्या प्रूफ होता है, यानी कि एयर जो है, एयर भी एक मैटर है, और वही मैटर उसके भी कुछ ना कुछ एयर का भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, यानी एयर भी किसी ना किसी चीज़ से पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि एयर के जितने भी पार्टिकल होते हैं वहाँ पे आपको मूव करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। खैर छोड़िए, वो प्रैक्टिकली बात है। आइए थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं क्या, KMnO4। KMnO4 क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो कुछ देर बाद, मतलब 2-4 मिनट बाद इसको जब हम देखेंगे तो थोड़ा सा इसको जैसे ही पानी में ऐड किया था इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कलर चेंज यहाँ पे ब्राउन होना शुरू कर देगा। तो 2 मिनट बाद देखेंगे तो थोड़ा सा ब्राउन हुआ रहेगा, फिर कुछ देर बाद देखेंगे, 10 मिनट बाद देखेंगे तो कुछ और ब्राउन हुआ रहेगा, और लास्ट फाइनली देखेंगे तो ये पूरा का पानी पूरा ब्राउन हो गया रहेगा। इट मीन्स यह पता चलता है कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड किया और इसमें ढेर सारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ई इसको धक्का देगा, जाके मूव करते करते ई इसको धक्का देगा, ई इसको धक्का देगा, फिर ई धक्का देगा इसको, और ऐसे ही करते करते ई इस पे फोर्स लगाएगा, ई इस पे फोर्स लगाएगा, और सारा का सारा फैल जाता है। इट मीन्स यह पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा देखिएगा इसको। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस मोशन ऑल पार्टिकल स्टार्ट कोलाइडिंग एंड फाइनली मिक्स्ड विथ वाटर। यानी कि कंटिन्यूअस मोशन के कारण ही सारे पार्टिकल एक दूसरे के पास कोलाइड करते हैं, जिसे कि हमने आपको समझाया कि टकराता है, और टकराने के बाद, एक दूसरे से टकराने के बाद फाइनली वो सारा चीज़ मिक्सअप हो जाता है एक दूसरे में। इसलिए लास्ट में जब पानी को देखा गया तो पूरा का पूरा ब्राउन हो चुका था, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो भी मैटर का जो पार्टिकल है एक दूसरे को अपने आप में अट्रैक्ट करता है। यानी कि थोड़ा उसको हम थोड़ा फिगर से भी समझाएंगे। लिखा हुआ पॉइंट में, एवरी पार्टिकल एक्सर्ट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इट्स नेबरिंग पार्टिकल। नेबरिंग मीन्स कि यानी कि इस पार्टिकल के जस्ट बाद वाला जो पार्टिकल होता है, ऊपर नीचे वाला जो भी हो, उसी को नेबरिंग बोलते हैं, यानी कि आसपास के, पड़ोस के, ठीक है, उसी पार्टिकल के। एंड इफिशियंसी ऑफ दिस फोर्सेस वेरी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। यानी अज्यूम कीजिएगा थोड़ा सा कि अगर एक फोर्स एग्जर्ट नहीं करता एक दूसरे पे, पार्टिकल पे, तो इस दुनिया में जितने भी सारे मटेरियल हैं उसको क्लासिफाई करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। यानी कि आप समझ ही नहीं पाते कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, ठीक है। तो देखिए एक फिगर मैंने बनाया हुआ है कि मान लीजिए आप तो देख के ही समझ गए होंगे कि सॉलिड का फिगर है, सॉलिड पार्टिकल का, ये लिक्विड पार्टिकल का फिगर है, और ये गैस पार्टिकल का फिगर है, ठीक है। तो सॉलिड का आप देख रहे होंगे कि एकदम क्लोज पैक है, यानी कि बहुत एक दूसरे से चिपका हुआ है। इट मीन्स इससे ही पता चलता है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और हमने जैसे सॉलिड गैस और लिक्विड में आपको डिफरेंस समझा रहा था, तो उस समय आपको बताया था कि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं उनके बीच में, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में, ठीक है। अब लिक्विड का थोड़ा समझते हैं। लिक्विड में पार्टिकल एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दूर दूर पे है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। और गैस में तो पूछना ही नहीं है, गैस में एक यहाँ होता है तो सीधे एक यहाँ होता है, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम लगेगा, और यही इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण थोड़ा सा हम समझ पाते हैं कि सॉलिड है, क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज है, तो पता चला कि सॉलिड है। इसमें थोड़ा कम है तो लिक्विड है, और सबसे कम है तो गैस है, ठीक है। इसलिए हमको क्लासीफाई करने में सबसे आसान हुआ, ठीक है। तो फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। यानी अब इसको देखेंगे कि हमारे जो मैटर्स हैं वो अपना स्टेट चेंज करते हैं, यानी कि एक दूसरे फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। तो जी हाँ, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज करने से मेरा मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। कैसे? तो जो भी हमारा मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है,
और हीट करने पे जैसे ही हीट इंक्रीज होगा यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके बीच का पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है कि वो अपना स्टेट बदल देता है यानी स्टेट चेंज कर लेता है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट है सॉलिड टू लिक्विड यानी उसको बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है लिक्विड टू गैस यानी उसको बॉइलिंग और वेपोराइजेशन बोलते हैं। गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन बोलते हैं उसको। सॉलिड टू गैस यानी उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। गैस टू सॉलिड यानी उसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। ठीक है, और फाइनली मेरा है लिक्विड टू सॉलिड जिसको हम फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। आइए अब एक एक करके इसको समझते हैं कि आखिर कैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसे समझने से पहले हम समझेंगे कि आखिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन फ्रीजिंग पॉइंट ये सब मेरा क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में इसको समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अब आगे हम समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितना टेम्परेचर लगता है एक सॉलिड को मेल्ट होने में, उसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड चेंज होकर लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे ही है यानी कि द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा कि सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड टू एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में। और मेल्टिंग पॉइंट तो समझिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड, क्या बात कर रहे हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट पे, सॉलिड नहीं लिक्विड गेट इनटू कन्वर्टेड सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि कोई भी लिक्विड जब हमारे सॉलिड में बदल जाता है, जैसे कि हम वाटर से आइस बनाते हैं, उसी का एग्जांपल हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब सब्लिमेशन समझते हैं क्या होता है। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड को हीट करने पे गैस बन जाए उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, या फिर गैस को हीट करने पे, हीट नहीं कूलिंग करने पे सॉलिड बन जाए, इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि आप कैम्फर के एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो हमारा कपूर होता है घर में जलता है, तो जलने के बाद डायरेक्ट वो सॉलिड से क्या गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो वही हो गया मेरा सब्लिमेशन, उसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो मेरे मेटल जो है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या चेंज हो सकता है। अब प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर उसको बोलते हैं जो हमारे एयर में, एयर पार्टिकल पे जो फोर्स लगने वाला होता है उसी को प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब मेरा प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाए। तो लिखा हुआ है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स बिकॉज सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, यानी कि हम आपको जब सॉलिड लिक्विड और गैस पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल, यानी कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, टिल्ट नहीं कर सकते हैं, जल्दी ही टूट जाएगा। ठीक है, फ्रेजाइल होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का। तब हम बात करते हैं लिक्विड का, लिक्विड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का। देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन लिक्विड बिकॉज इट इज ऑल्सो अ नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, इसको नहीं कंप्रेस कर सकते हैं और इसके बीच का पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है, सॉलिड का ज्यादा होता है, इसीलिए उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और जब कंप्रेस नहीं कर सकते हैं तो प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो थर्ड मेरा पॉइंट है, बात करते हैं गैस की। तो गैस पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस व्हेन इंक्रीजेस इन प्रेशर, यानी कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल गैस एंड इज हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि गैस के बीच का पार्टिकल बहुत ही एक दूसरे से दूर रहते हैं, यानी कि उसके बीच में बहुत सारा स्पेस रहता है और वो वेरी इजिली कंप्रेसिबल है, यानी कि बहुत आसानी से कंप्रेस हो सकता है। इसीलिए उस प्रेशर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आखिर हम समझते हैं कि आखिर प्रेशर बढ़ाने और घटाने से क्यों
किसी भी चीज़ में कोई भी स्टेट में चेंज क्यों हुआ, तो पता चला हमें कि उसके बीच का जो पार्टिकल होना चाहिए वो थोड़ा दूर होना चाहिए, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट पड़ सकता है, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। आप आखिर प्रेशर का थोड़ा यूनिट समझते हैं कि प्रेशर को किस चीज़ में मेजर करते हैं। तो एक प्रेशर का यूनिट तो पास्कल है जो हम सब जानते हैं, पर एक और होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg यानी मरकरी है, Hg का को मरकरी बोलते हैं और उसका शॉर्ट नेम है, यानी कि उसको डिनोट करते हैं Hg से, ठीक है। और 1 एटीएम यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं पास्कल में बोलना हो तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी कि अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को Hg में बोलना हो तो 76 cm ऑफ Hg बोला जाएगा, और इसको पास्कल में बोलना हो तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल बोला जाएगा, ठीक है। अभी तक इतना ही समझें, और अब हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में कि इवेपोरेशन क्या होता है और क्या क्या कंडीशन होता है इवेपोरेशन के लिए, और उसके आगे डिटेल्स फिर हम समझेंगे। तो समझते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि लिक्विड वेपर में बदल जाता है विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखिए बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में एक सिंपल डिफरेंस है कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का, जैसे वाटर हो गया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस से पहुंचने पे ही इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी लिक्विड को वेपर में बदलना ही उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, आपके घर में चावल बनता है या फिर आप पानी को बॉयल करते हैं, तो बॉयल रखने पे ही बॉयल स्टार्ट नहीं हो जाता बॉइलिंग पॉइंट, उसको टाइम लगता है। तो टाइम लगने के दौरान आप देखते होंगे बीच में जब तक पानी बॉयल नहीं होता उसके कुछ देर पहले से ही पानी थोड़ा सा उसमें से इवेपोरेट होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सब डेली लाइफ के एग्जाम्पल था। अब समझते हैं थोड़ा फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो एक है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इवेपोरेशन पे कैसे इफेक्ट डालता है उसको समझेंगे। प्रेशर भी डालता है, सरफेस एरिया भी इफेक्ट डालता है, और ह्यूमिडिटी एंड वाइडनेस पे, ठीक है। ये सब हमारे इवेपोरेशन पे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हम समझते हैं टेम्परेचर कैसे इवेपोरेशन पे इफेक्ट डालता है। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, यानी कि आप समझते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होने पे वाटर बॉयल होना शुरू कर देता है, या फिर उसके पहले 80 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जल्दी से उसका इवेपोरेशन जल्दी मतलब बहुत फास्टली स्टार्ट होना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी कि इवेपोरेशन का जो रेट है इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रेशर कैसे इफेक्ट डालता है। तो इवेपोरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रेशर, यानी कि अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करें तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इसमें। एक को इंक्रीज करने पे एक डिक्रीज होता है और एक को डिक्रीज करने पे एक इंक्रीज होता है, यानी कि आप अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो आपका इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, और इवेपोरेशन को डिक्रीज करते हैं तो आपका प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। तब हम देखते हैं मेरा थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया। तो इवेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे कि हम बात करते हैं कोई आपका एक कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और इसको आप हीट कर रहे हैं, इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है और जस्ट उसके बगल में एक इतना बड़ा कंटेनर है, इसको भी आप हीट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग इवेपोरेशन जो रेट होगा इसके कंपेयर में ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इतना ही है,
इतना ही में से इवापोरेशन होगा, और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो सारे जगह से इवापोरेशन होना शुरू कर देगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा इवापोरेशन हो रहा है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा कम इवापोरेट हो रहा है, ठीक है ना वाटर। इसीलिए हमारा सरफेस एरिया भी इवापोरेशन पे इफेक्ट डालता है। तो आगे का भी 2 पॉइंट है, ह्यूमिडिटी इन एयर एंड वाइंड स्पीड, इसको भी समझते हैं कि कैसे इफेक्ट डालता है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि वाटर वेपर कितना प्रेजेंट होता है हमारे एयर में, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म का यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी का, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी कि हम बोलते हैं कभी कभी गर्मी के दिनों में कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर का लेवल भी बढ़ चुका होता है उस समय, ठीक है, यानी कि ज़्यादा उमस होती है, ह्यूमिडिटी को उमस बोलते हैं हिंदी में, और उमस होने से ज़्यादा आपको गर्मी फील होने लगती है, ठीक है। तो वही ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इवेपोरेशन पे भी इफेक्ट डालता है। कैसे? जैसे ज़्यादा गर्मी होगा उतना ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इवेपोरेशन एनर्जी ले लेता है हमारे एटमॉस्फेयर से सनलाइट के थ्रू और इवेपोरेशन होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब एक है वाइंड स्पीड। वाइंड स्पीड क्या होता है? इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन वाइंड स्पीड एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीजेज इन वाइंड स्पीड, यानी कि वाइंड स्पीड जैसे ही बढ़ता है, एयर का स्पीड जैसे ही बढ़ता है उसमें इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है, और जैसे डिक्रीज करता है उसी से वो डिक्रीज भी कर जाता है। अब थोड़ा हम समझेंगे कि सम एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन कूलिंग इन डेली लाइफ, यानी हमारे डेली लाइफ में इवेपोरेशन का क्या रोल है। जैसे कि हम गर्मी के दिन में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है, कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है उसको सोख करता है, यानी कि सोख लेता है, क्योंकि उसके पास उतना एबिलिटी होता है, टेंडेंसी है कॉटन क्लॉथ के पास कि वो जल्दी से इवेपोरेट कर देता है उस पसीने को, उस पानी को, ठीक है, इसलिए हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। ओके, अब तो इस चैप्टर का लग रहा है कि लास्ट फिनिश हो ही गया, लास्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा, और इसको आप बढ़िया से अच्छे से देखिए, पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, और घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आप जब तक स्कूल ना खुल जाए तब तक आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाएगी पर डे। सो थैंक्स।